नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका जीएस बाय विवेक सर एंड टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लासेस में हमने आपको इस ग्लैंड्स के बारे में हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। जो हमारा टॉपिक है क्या है, ग्लैंड्स। तो हमने ग्लैंड्स के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ग्लैंड में हमने आपको पिनियल बॉडी और थायराइड ग्रंथि के बारे में हमने आपको बता दिया था। तो यहाँ से हम आज तीसरी ग्लैंड्स लेकर आए हैं। कौन सी है ये? पैराथायराइड ग्लैंड्स है। तो देखिए, जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है, इसका पहला तो क्वेश्चन ये बनता है, इसका लोकेशन कहाँ पर होता है। इसका जो लोकेशन होता है यह हमारे गले में होता है। इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? गले में होता है। हमने थायराइड के बारे में बताया था कि उसका लोकेशन कहाँ पर होता है, गले में होता है। हमें देखिए, थायराइड जो थी, हमारी जो थायराइड ग्लैंड थी, हमने उसका शेप बनाया, उसका आकार बनाया था। तो जो थायराइड ग्लैंड थी वो किस शेप में थी? ये इस तरीके से थी। हमारी जो थायराइड ग्लैंड थी किस तरीके से थी? ये एच आकार में थी। तो इसी थायराइड ग्रंथि के चारों कोनों पर यही क्या है? पैराथायराइड ग्रंथि है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है ये कितनी होती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पैराथायराइड, टोटल नंबर ऑफ पैराथायराइड तो कितने हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कहने का मतलब कि थायराइड ग्रंथि के चारों कोनों पर पैराथायराइड पाई जाती है। तो थायराइड की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अब देखिए, यहां से जो स्रावित होने वाला हार्मोन होता है, हार्मोन, अब यहां से हार्मोन ही तो स्रावित होगा। कहने का मतलब हमने आपको 2 टाइप की ग्रंथियां बताया था, 3 टाइप की, एक एक्सो थी, एक इंडो थी और एक मिक्स थी। तो जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उससे क्या होता है? या तो जूस निकलेगा या तो एंजाइम निकलेगा। लेकिन जो हमारा जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उससे क्या निकलेगा? हार्मोन्स निकलेगा। तो हम आपको कौन सी ग्लैंड पढ़ा रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ा रहे हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने आपको पैराथायराइड बताया। तो पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन क्या होगा? ये पीटीएच होता है। क्या होता है? पीटीएच होता है। इसका पीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पैराथार्मोन। ये पीटीएच का फुल फॉर्म होता है। तो यहां से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो हमारा पीटीएच हार्मोन है, मतलब कि पैराथायराइड से स्रावित होने वाला जो हमारा पीटीएच हार्मोन है, इसको किसने डिस्कवर किया था? इस हार्मोन को किसने डिस्कवर किया था? तो एक थे, उनका नाम था कोलिप। कोलिप ने ही इस पैराथ हार्मोन को डिस्कवर किया था। तो इसलिए इसे कोलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कोलिप्स हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कोलिप्स हार्मोन कहा जाता है। तो अब देखिए, यहां से जो हार्मोन स्रावित होता है पैराथ हार्मोन, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो हमने थायराइड ग्रंथि में हमने आपको बताया था एक हार्मोन के बारे में, कैल्सीटोनिन। हमने वहां पे आपको कैल्सीटोनिन हार्मोन के बारे में बताया था, जो किससे स्रावित होता था? थायराइड से स्रावित होता था। तो ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है, इसी कैल्सीटोनिन हार्मोन को संतुलित करने का कार्य किसका होता है? पैराथ हार्मोन का होता है। मतलब कि यह कैल्सीटोनिन को संतुलित करता है। अब इस कैल्सीटोनिन को संतुलित कैसे करता है? तो जो हमने आपको देखिए, हमने आपको थायराइड ग्लैंड्स में बताया था कि जो थायराइड ग्लैंड्स में कैल्सीटोनिन जो होता है, हमारे जो ब्लड में, मतलब कि हम जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स में एक कैल्शियम भी होता है।
तो वह जब मतलब कि पचने के बाद जो हमारा भोजन होता है, पचने के बाद उसमें से जो कैल्शियम हमको प्राप्त होता है, वह इसी कैल्शियम को क्या करता है, कौन, कैल्सीटोनिन, इसे क्या करता है, कैल्शियम से ब्लड से एब्जॉर्ब करके वह किसको दे देता है, बोन्स को दे देता है, कौन, कैल्सीटोनिन। तो हमने आपको बताया कि जो पैराथार्मोन होता है इसी कैल्सीटोनिन को क्या करता है, यह संतुलित करता है। तो अब कैल्सीटोनिन का काम क्या था, ब्लड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके बोन को देना, लेकिन जो हमारा पैराथार्मोन है यह बोन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके किसको दे देता है, ब्लड को दे देता है। कहने का मतलब कि कैल्सीटोनिन ने ब्लड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके किसको दिया, बोन्स को दिया, और पैराथार्मोन ने किसको, मतलब बाई पैराथार्मोन, पीटीएच, पैराथार्मोन ने बोन से एक्स्ट्रा कैल्शियम, यहां पे लिख लीजिए आप, एक्स्ट्रा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके किसको दे दिया, ब्लड को दे दिया। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पैराथार्मोन है यह हमारे हड्डियों के निर्माण में क्या करता है, हेल्प करता है। पैराथार्मोन हमारे हड्डियों के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। तो अब आप कहेंगे कि पैराथार्मोन तो हड्डियों से एक्स्ट्रा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके किसको दे दे रहा है, ब्लड को दे दे रहा है, तो ये मदद कैसे करेगा। तो आप जानते हैं कि जो हमारी हड्डियां होती हैं उसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो कैल्शियम होता है और दूसरा क्या होता है, फास्फोरस होता है। कैल्शियम का कार्य क्या होता है, यह हमारी हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है, जबकि फास्फोरस का काम क्या करता है, यह हमारे हड्डियों के निर्माण में यह मतलब कि उपयोगी होता है। तो ये जो हमारा बोन होता है इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो क्या होता है, कैल्शियम होता है, दूसरा क्या होता है, फास्फोरस होता है। कैल्शियम क्या करता है, हमें हड्डियों को कठोरता प्रदान करता है, और जो फास्फोरस होता है यह फॉर्मेशन में मदद करता है, मतलब कि निर्माण में मदद करता है। फास्फोरस क्या करता है, यह निर्माण में मदद करता है। कहने का मतलब अगर बोन में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो फास्फोरस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फास्फोरस कम हो जाएगा। अगर कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो फास्फोरस की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और अभी हमने आपको बताया था कि यह क्या करता है, पैराथार्मोन बोन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके किसको देता है, ब्लड को देता है, कैल्शियम को बाई पीटीएच, पैराथार्मोन। अब कहने का मतलब कि जो एक्स्ट्रा कैल्शियम था किसमें, बोन में, पैराथार्मोन ने उसको एब्जॉर्ब करके किसको दे दिया, ब्लड को दे दिया। तो यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा क्या हो गई, बोन में संतुलित हो गई, और यहाँ से जो फास्फोरस हमारा है वो भी संतुलित हो गया। अब क्या हुआ, अब यह हड्डियों के निर्माण में क्या करेगा, यह मदद करेगा। अगर यही कैल्शियम की मात्रा अगर बोन में बढ़ जाए तो यहाँ से फास्फोरस की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर फास्फोरस की मात्रा कम हो जाएगी तो यह हड्डियों के निर्माण में मदद नहीं करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी हड्डी, क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा, एक तो आपका पूछ लेगा कि हमारे हड्डियों के फॉर्मेशन में किसका योगदान होता है, तो फास्फोरस का योगदान होता है। दूसरी चीज़ ये पूछ ले कि हमारी हड्डियों को कठोरता कौन प्रदान करता है, या हमारी हड्डियां किसके कारण मजबूत होती हैं, तो वह कैल्शियम के कारण मजबूत होती हैं। तो अब देखिए यहाँ से थोड़ा डिसीज पढ़ लीजिए। अब हम आपको मतलब इससे होने वाले डिसीज के बारे में बताएंगे। देखिए अब डिसीज भी कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। कहने का मतलब एक तो हमारा हो जाएगा हाइपोसेक्रेशन, एक हमारा हो गया हाइपोसेक्रेशन और दूसरा हाइपरसेक्रेशन।
दूसरा हाइपर सेक्रेशन। हमने बताया था कि हाइपो एवं हाइपर ये दो चीजें होती हैं। हाइपो का मतलब होता है अल्प, अल्प श्रवण, और हाइपर का मतलब हो जाएगा अति श्रवण। क्या हो जाएगा? अति श्रवण। कहने का मतलब हम यहां पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पीटीएच के बारे में। मतलब अगर पीटीएच हार्मोन का श्रवण क्या हो जाए? अल्प हो जाए, पीटीएच हार्मोन का श्रवण कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? ब्लड में कैल्शियम की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई तो कहने का मतलब क्या होगा? बोन में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने भी आपको बताया कि यह पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या होता है कि यह बोन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके किसको देता है? ब्लड को देता है। अगर इसका श्रवण कम हुआ तो ब्लड में कैल्शियम की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। लेकिन हड्डियों में कैल्शियम की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। तो इससे जो रोग होगा इसे ही कौन सा रोग कहा जाता है? टिटैनी डिसीज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टिटैनी डिसीज कहा जाता है। अब टिटैनी डिसीज हमें कैसे मतलब कि ज्ञात होगा कि हमें टिटैनी डिसीज हो गया है? टिटैनी डिसीज में क्या होता है कि जो हमारी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां हो गई, हमारे जो जोड़ होते हैं क्या करने लगेंगे? यहाँ पे दर्द होने लगेगा। तो ये किस में आता है? टिटैनी डिसीज में आता है। अब देखिए यहाँ पे हाइपर का मतलब क्या हो गया? अतिश्रवण। कहने का मतलब कि अगर पीटीएच जो हमारा पैराथार्मोन है उसका श्रवण यदि अधिक होने लगे तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमें एक डिसीज होता है जिसे कहा जाता है स्टोन डिसीज। स्टोन डिसीज, स्टोन डिसीज को ही क्या कहा जाता है? पथरी कहा जाता है। और आप लोग जानते हो, पढ़े होंगे कहीं पे कि जो हमारा स्टोन डिसीज होता है वह किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। और एक तरीके से स्टोन डिसीज और होता है, अगर हम टमाटर के साथ क्या? पालक प्लस टमाटर का भी लगातार सेवन करें तब भी हमें क्या हो जाएगा? ये स्टोन डिसीज हो जाएगा। कैल्शियम मतलब कि पथरी नामक रोग हो जाएगी। तो ये इसका तो पहला रोग हो गया। जो दूसरा रोग होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज होता है। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज जो होता है ये क्या होता है? अब देखिए ऑस्टियो जो शब्द है, जो ऑस्टियो शब्द है, यदि यह किसी भी वर्ड के साथ लगा हुआ है, ऑस्टियो एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब किससे होता है? बोन से होता है। और पोरोसिस का मतलब क्या होता है? छिद्र होता है। पोरोसिस का क्या मतलब होता है? छिद्र होता है। तो कहने का मतलब कि बोन में क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे रंध्र हो जाएंगे, छोटे छोटे क्या हो जाएंगे? सुराख हो जाएंगे। हमारी हड्डियां क्या होने लगेंगी? हमारी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। तो इसी ऑस्टियोपोरोसिस के चेक को मतलब कि चेक करने के लिए एक टेस्ट लिया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? बीएमडी टेस्ट। बीएमडी टेस्ट। अब बीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम बीएमडी, जिसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी कहने का मतलब कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कितनी है या हमारी हड्डियों में डेंसिटी की मात्रा कितनी है, वह किससे चेक किया जाता है? बीएमडी टेस्ट के माध्यम से चेक किया जाता है। तो हमने आपको मतलब कि पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में हमने आपको यहाँ पर बता दिया और उससे डिसीज के बारे में बता दिया। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो आइए अब नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, जो मतलब कि पैराथायराइड के बाद जो हमारी ग्लैंड्स है थाइमस। ये
थाइमस ग्रंथि है। तो हमने थाइमस ग्रंथि के बारे में आपको, जब हम ग्रंथि के बारे में संक्षिप्त में दे रहे थे डिटेल, तो हमने आपको वहाँ बताया था कि थाइमस जो ग्रंथि होती है उसका लोकेशन कहाँ पर होता है। इसका जो लोकेशन होता है वह हमारी चेस्ट कैविटी में होता है। कहाँ पर होता है? चेस्ट कैविटी, जिसे छाती गुहा कहा जाता है। और यहाँ से एक चीज़ और पूछता है, किसके नज़दीक पाई जाती है? तो जो हमारा हार्ट होता है, ये हृदय, ये हमारा हृदय के पास पाया जाता है। इसी हृदय को क्या कहा जाता है? हृदय को ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ से आपका इसके लोकेशन के बारे में 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पूछेगा इसका लोकेशन कहाँ पर होता है, स्थिति कहाँ पर होती है, तो आपका क्या हो जाएगा? चेस्ट कैविटी, छाती गुहा हो जाएगी। या किसके नज़दीक होता है? हार्ट के नज़दीक होता है, हृदय के नज़दीक होता है। या आपका ये पूछ ले कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है, हमारा क्या होता है? परिसंचरण तंत्र जो होता है, या उसके नज़दीक कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो उसके नज़दीक हमारी कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी? ये थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, जो छाती गुहा में, चेस्ट कैविटी में पाई जाती है। अब अब अगला इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? जो हमारा थाइमस ग्रंथि है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो यह हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। क्या करता है? यह हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। कौन? थाइमस ग्रंथि। अब देखिए हमको इम्यूनिटी कैसे प्रदान करता है। देखिए इससे एक हार्मोन निकलता है। ये जो हार्मोन होता है, हार्मोन इससे निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? थाइमोसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइमोसिन कहा जाता है। तो ये थाइमोसिन का कार्य क्या होता है? ये मतलब कि हमें इम्यूनिटी कैसे प्रदान करता है, मतलब कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे प्रदान करता है। देखिए हमारा जो WBC होता है, आप लोग जानते हो कि जो WBC होता है, यह भी क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है, एंटीबॉडी का कार्य करता है। तो जो थाइमोसिन होता है, यह इसी WBC क्या करता है? एक्टिवेट करता है। क्या करता है? इसी WBC को एक्टिवेट करता है। अब जो WBC होता है वह कितने प्रकार का होता है? ये भी 5 प्रकार का होता है। WBC के कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। तो इसी 5 टाइप्स में आपका एक क्या होता है? टी लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है? टी लिम्फोसाइट होता है। और आपका क्वेश्चन भी बनता है कि जो WBC होता है या जो RBC होता है, उसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो WBC चाहे पूछे चाहे आपका RBC पूछे, आपका निर्माण कहाँ पर होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। तो अगर WBC बोन मैरो में, WBC का निर्माण किस में हो रहा है? बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में इसका निर्माण हो रहा है। तो टी लिम्फोसाइट का भी निर्माण किस में होगा? यह हमारे बोन मैरो में ही होगा। किस में होगा? बोन मैरो में होगा। इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? बोन मैरो में होगा। निर्माण कहाँ पर होगा? बोन मैरो में। लेकिन यह एक्टिवेट किस में होता है? तो जो एक्टिवेट होता है या किस में होता है? थाइमोसिन में क्या होता है? या सॉरी, थाइमस में क्या होता है? एक्टिवेट होता है। किस में होता है? थाइमस में एक्टिवेट होता है। और इसको एक्टिवेट करने का कार्य कौन करता है? थाइमोसिन। इसको एक्टिवेट करने का कार्य क्या करता है? थाइमोसिन करता है। तो देखिए जो हमारा जो थाइमोसिन हार्मोन होता है, यह आयु के बढ़ने के साथ साथ, अगर हमारी जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे थाइमोसिन हार्मोन क्या होगा? यह कम होता जाएगा।
तो अब मतलब कि थाइमोसिन हमने कहा कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा थाइमोसिन हार्मोन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारी वह कौन सी अवस्था होती है, मतलब कि हमारे कौन सा मतलब एज किस उम्र में ये थाइमोसिन अधिक एक्टिव होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आप एक जो एवरेज होता है, जो एक मतलब कि जीवन को जो एवरेज होता है हम मानते हैं 0 से 70 वर्ष। तो ये जो मतलब कि मोस्टली जो एक्टिव होता है मतलब कि ये 10 से 15 वर्ष। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से ऐसे से हम इसका डायग्राम बना रहे हैं, ऐसे से मान लीजिएगा ये इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, छोटा होता चला गया। तो यही जो आपकी जो अवस्था होगी वो 10 से क्या हो जाएगी, 15 वर्ष की अवस्था हो जाएगी। तो पूछा जाता है कि 10 से 15 वर्ष की अवस्था में ही या 18 वर्ष से पहले, 18 वर्ष से पहले यह मतलब कि ज़्यादा एक्टिव होता है। तो पूछा जाता है कि आपका 10 से 15 वर्ष में या 18 वर्ष से पहले ही यह हार्मोन सब यह जो हमारा ग्रंथि है थाइमस यह ज़्यादा एक्टिव क्यों होता है। तो इसी उम्र की अवस्था में मतलब कि 10 वर्ष के बाद या 12 वर्ष के बाद 15 वर्ष तक या 18 वर्ष के पहले ही हमारे शरीर में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं उनका विकास किसमें होता है, इसी एज में कहा जाता है। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब जो हमारे मतलब कि जो जनन क्षमताएं होती हैं उसका उनका विकास किसमें होता है, मतलब कि इसी उम्र की अवस्था में होता है। तो हमने यहाँ पे अभी ये बताया कि जो हमारा थाइमोसिन है वह मतलब कि हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो हम देखिए उस इन अवस्थाओं में हम जो भी मतलब कि न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वह सब किसमें मतलब चला जाता है, वह हमारे द्वितीयक लैंगिक लक्षण के मतलब कि निर्माण में वह खप जाता है। तो हमें फिर भी तो मतलब कि हमें इम्यूनिटी प्रदान करने वाला कोई चाहिए। तो जो थाइमोसिन हार्मोन होता है वह उस अवस्था में ज़्यादा एक्टिव होकर हमको क्या करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो इसीलिए यह मतलब कि इसी वर्ष अवस्था तक वह क्या होता है, ज़्यादा जीवित रहता है, मतलब कि ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसीलिए इसको मतलब कि कहा जाता है क्या, जुवेनाइल हार्मोन्स कहा जाता है। जुवेनाइल हार्मोन कहा जाता है। क्यों जुवेनाइल हार्मोन्स कहा जाता है, मतलब कि क्योंकि ये मतलब कि 18 वर्ष से पहले ही ज़्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जुवेनाइल हार्मोन्स कहा जाता है। जो थाइमस ग्रंथि होती है, जो थाइमस ग्रंथि होती है उसे जुवेनाइल ग्लैंड्स कहा जाता है, जुवेनाइल ग्लैंड्स कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि जुवेनाइल हार्मोन या किशोरावस्था का हार्मोन, किशोरावस्था का हार्मोन या किशोरावस्था की ग्रंथि, किशोरावस्था की ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये अगर हार्मोन पूछता है तो थाइमोसिन हो जाएगा, अगर ग्लैंड पूछता है तो क्या हो जाएगा, ये थाइमस ग्लैंड हो जाएगा। अजय, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो आइए अब इसके डिसीज के बारे में हम पढ़ते हैं, मतलब कि जो हमारा थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि से होने वाले डिसीज। अब देखिए यहाँ पर भी दो कंडीशन होगी, एक हाइपो की कंडीशन होगी और दूसरा हाइपर की कंडीशन होगी। दूसरा क्या होगी, हाइपर की कंडीशन होगी। अब हाइपो का मतलब क्या हुआ, अल्प, और हाइपर का मतलब अति, मतलब कि अल्प श्रवण हाइपोसेक्रेशन, अति श्रवण हाइपर सेक्रेशन। कहने का मतलब कि अगर थाइमोसिन, हम थाइमोसिन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम थाइमोसिन हार्मोन्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो कहने का मतलब कि अगर थाइमोसिन हार्मोन
जो हमारा थाइमोसिन हार्मोन है, यदि इसका श्रवण क्या हुआ, कम हुआ, तो अगर थाइमोसिन हार्मोन्स का श्रवण कम हुआ तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो गई तो हमारे अंदर बहुत से रोग होने लगेंगे। कहने का मतलब अगर हमको खांसी जुकाम बुखार भी हो जाता है तब भी वह ठीक से मतलब कि हमको उसमें रिलीफ नहीं मिलेगा, उससे संबंधित अन्य डिसीज होने लगेंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि बहुत सी बीमारियां, बहुत सी बीमारियां। कहने का मतलब हमारा इम्यून सिस्टम ही जब खराब हो जाएगा, हमारा मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ही खराब हो जाएगी, तो हम किसी भी डिसीज से हमारी लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पर बहुत सी बीमारियां होने लगेंगी। और दूसरा, अगर यहीं पर थाइमोसिन का श्रवण क्या होने लगे, ज़्यादा होने लगे, अगर थाइमोसिन का श्रवण ज़्यादा होने लगा तो हमारा इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा हो गई, मतलब कि हमको जितनी इम्यूनिटी चाहिए उससे अधिक हमारी इम्यूनिटी हो जाएगी, तो इसे ही ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। अब ये ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, स्व प्रतिरोधक क्षमता, स्व प्रतिरोधक क्षमता। कहने का मतलब कि जब ऑटो इम्यूनिटी हो जाता है, मतलब कि इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाएगी, तो यह जो जब इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो यह जो इम्यूनिटी होती है यह मतलब कि अपने ही बॉडी पार्ट को यह मतलब कि फॉरेन पार्ट समझ लेता है और वह उसको क्या करने लगता है, किल करने लगता है। कहने का मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, अपने ही बॉडी पार्ट को फॉरेन पार्ट समझकर किल करना ही क्या कहलाता है, ऑटो इम्यूनिटी कहलाता है। तो कहने का मतलब कि धीरे धीरे हमारे मतलब कि हमारे बॉडी पार्ट क्या होने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे, तो जिससे हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये आपका हमने मतलब कि थाइमस और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में हमने आपको बताया। तो इसी के साथ हम ये क्लास को समाप्त करते हैं। अब हम अगली क्लास लेकर आएंगे। तो आपको मतलब कि हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।